जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बौद्ध पढ़ चुके हैं, जैन पढ़ चुके हैं और महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। महाजनपदों को हमने बताया था कि जो इसका उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के किस पुस्तक में मिलता है, अंगुत्तर निकाय, और जैन के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। और जो महाजनपद ये शहरी था या ग्रामीण था, कौन सा था? शहरी था ना। वही इसकी हम बात करते तो भाषा कैसी थी? संस्कृत और प्राकृत ना। और कितने महाजनपद थे? 16 ना, जिसमें से हम लोग कल कुछ पढ़ चुके थे। बाकी जो है देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंबोज एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक या फिर राजपुर। वही मत्स्य एक महाजनपद होता था, मत्स्य, या इसको हम कहते थे मच्छ, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर। जो कुरु है ना, एक कुरुक्षेत्र है, हरियाणा जाओ तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की जो राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? दिल्ली का ना। इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? दिल्ली का। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, पांचाल की अक्षत्र या काम्पिल, चेद की शक्तिमती, वत्स या वंश का जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। वही हम बात करते हैं मल्ल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती थी। हमने बताया था सबसे जो मतलब ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। देखिए मगध शक्तिशाली क्यों था? मगध के उत्तर में क्या है? गंगा है। क्या है? गंगा नदी है। और पूरब में कौन सी नदी है? फाल्गु नदी है। इसके दक्षिण में क्या है? विंध्याचल पर्वत है। और इसके पश्चिम में क्या है? सोन नदी। देखिए आप लोग कहीं अगर गए होंगे तो जो जहां पर राजा का निवास होता था, जहां पर राजा का दुर्ग होता था, उसके तीन तरफ या चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी चौहद्दी बनाई जाती थी, चाहे तालाब खोदकर या फिर कुछ खोदकर ऐसी बाउंड्री बना दी जाती थी जिससे कि आक्रमण ना हो सके ना। तो यहां पर देखा जाए तो ये प्राकृतिक दृष्टि से, अगर प्राकृतिक सीमा देखा जाए, इधर फाल्गु नदी है, इधर गंगा नदी है, इधर सोन नदी है, इधर विंध्याचल पर्वत, तो क्या यहाँ पर दुश्मन इनको अटैक करने में आसानी होगी? नहीं होगी ना। क्योंकि विंध्याचल पर्वत पार करना आसान नहीं है, इन नदियों को भी पार करना आसान नहीं है। इसलिए मगध महाजनपद क्या हुआ करता था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। राइट कर लीजिए सभी लोग। अगला पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए जो मल्ल महाजनपद है ना, कौन सा? मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशावती। क्या है? कुशावती, या फिर इसी को हम कुशीनारा या कुशीनगर भी कहते हैं ना। यहां पर क्या हुआ था, कोई बता सकता है? यहां पर क्या हुआ था, कोई बता सकता है? जो अगला पॉइंट राइट करना है, जो मल्ल महाजनपद है ना, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है क्या है? कुशावती या कुशीनारा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? कुशीनगर। यहां पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, कोई बता सकता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, इसका क्या मतलब हुआ? महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जहां पर उन्होंने अपने अंतिम सांस ली हो, जहां पर उनकी मृत्यु हुई हो। तो कहां पर? मल्ल जो महाजनपद है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती में महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, या वहां पर अपनी अंतिम सांसें ली थी। राइट कर लीजिए। हो गया, बोला जाएगा। लिखिए मल्ल महाजनपद की राजधानी में महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था। अवंती की राजधानी क्या होती? उज्जैन ना। तो राइट करिए। अगला पॉइंट लिखिए महात्मा बुद्ध के समकालीन, अगला पॉइंट राइट करिए। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक
चंद प्रद्योत थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत थे। चंद्र प्रद्योत थे। हो गया। अगला पॉइंट ऐड करिए। देखिए अंग 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 महाजनपद का उल्लेख, अंग महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। हो गया। सबसे अगर बात करते हैं सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था ना। ठीक, अगली लाइन से लिखिए। मगध महाजनपद पर, मगध महाजनपद पर, मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। सात राजवंशों ने शासन किया। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? हर्यक वंश। दूसरा क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश। फिर चौथी की बात करते हैं मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। पांचवा शुंग वंश। शुंग वंश। अगला राइट करिए, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौरव वंश, फिर उसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। मगध के उत्तर में क्या थी? मगध के उत्तर में क्या था? गंगा नदी। मगध के पूर्व में फाल्गु नदी। वहीं बात करते दक्षिण में, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत ना, और पश्चिम में सोन नदी थी ना। इसलिए प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं की दृष्टि से ये एक प्रकार का क्या करते थे? दुर्ग का काम करते थे। इसलिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। और मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। मगध वर्तमान समय का अगर देखा जाए, जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत में मगध कहां पर पड़ता है? बिहार। और देखिए वर्तमान समय में, अगला पॉइंट ऐड करिए। वर्तमान समय में पटना एवं गया, पटना एवं गया, पटना एवं गया का दक्षिणी क्षेत्र, का दक्षिणी क्षेत्र मगध जनपद कहलाता है। बिहार में कितने महाजनपद थे? उत्तर प्रदेश में 8, भारत के बाहर 2, दक्षिण भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 1 ना। पटना एवं गया का दक्षिणी क्षेत्र मगध है या मगध कहलाता है, कुछ भी राइट कर लीजिए। अगला वंश हम लोगों का कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? हर्यक वंश। कौन सा पढ़ेंगे? हर्यक वंश। तो हेडिंग डालिए हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। तो राइट करिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। कौन है? बिंबिसार हैं।
हो गया। देखिए ये जो था ना, ये बौद्ध, जैन एवं बौद्ध के समकालीन था। तो राइट कर लीजिए, ये है जैन एवं बौद्ध के समकालीन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था, तो पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था? हर्यक वंश। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई राजवंश हम लोग पढ़े नहीं पढ़े ना भाई। हम लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते आए हैं, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़े, पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल ना। उसके बाद हम लोग इधर आए हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग पढ़े इधर जैन धर्म पढ़े, जैन धर्म के बाद हम लोग क्या पढ़े? बौद्ध धर्म पढ़े। लेकिन क्या कोई राजवंश उभर कर आया है जो शक्तिशाली रहा हो? नहीं रहा ना। तो सबसे ऐतिहासिक अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक प्राचीन वंश कौन सा होगा? हर्यक वंश। राइट कर लीजिए। के समकालीन था। राइट कर लीजिए, कुछ भी राइट कर लीजिए, समकालीन था। और ये किस धर्म का अनुयायी था? जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार लिख लीजिए, जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अच्छा यहां पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बताया गया अनुयायी? देखिए जो हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश जैन एवं बौद्ध के समकालीन था। हर्यक वंश जो चला है, हर्यक वंश जैन एवं बौद्ध के समकालीन था। लेकिन जो इसका संस्थापक था वो किस धर्म को मानता था? जैन। किसको मानता था? जैन। किसको मानता था? सॉरी बौद्ध करिए, जैन जैन नहीं, सुधार कर लीजिए थोड़ा। जैन तो आगे अपनाएगा। अगला आंसर लिखिए। लिखिए बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर, अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र, इसके पुत्र का क्या नाम था पता है? इसके पुत्र का क्या नाम है? हाँ तो राइट करिए। बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक बनाया ना। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अंगराज का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर किसको? अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या बनाया था? वहां का शासक बनाया था। अच्छा बिंबिसार जानते हो ये कौन सी नीति अपनाया था? कोई बता सकता है बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाया था? हा? कौन सी नीति अपनाया था? मूवी में क्या होता? मूवी में या रियल लाइफ में क्या होता? बताओ क्या होता? मूवी में क्या होता? अगर कोई अमीर लड़की है ना, अमीर लड़की है तो उससे फ्रेंडशिप कौन करेगा? गरीब लड़का ना। और रियल लाइफ में भी है कि नहीं? रियल लाइफ में नहीं? हा? अब रियल लाइफ में है कि नहीं? ये जो बिंबिसार ना, ये अपना साम्राज्य जानते हो कैसे बढ़ाया था? अपना साम्राज्य ये शादी करके बढ़ाता था। जहां देखता था जहां का राजा शक्तिशाली होता था ना, उसकी लड़की से क्या कर लेता था? शादी कर लेता था। तो ये कई शादियां किया था अपने। इसका चूंकि इसके जो प्रमुख अगर नीति देखा जाए तो शादी करके साम्राज्य को बढ़ाना था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ना, कर सकते हो तो लिख लीजिए। लिखिए बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम लोग का सोचित कि दहेज अभी 10-20 साल से चला हुई ना। हम लोगों की मानसिकता है कि दहेज कब से चला होगा?
10, 20, 30 साल से। लेकिन ये दहेज कब से चल रहा है? आज के ये लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। कब की है ये? 544 से 492 की घटना है। 544 से 492। कब? बीसी। बीसी और एडी में अंतर समझते हो सब लोग? बीसी एडी में अंतर समझते हो? नहीं समझते? देखिए जैसे मान लीजिए कि 2000 कौन सा चल रहा है? 24 ना। ये 2024 हम दो जगह लिखे हैं, एक जगह बीसी लिखे हैं, एक जगह एडी लिखे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, इसको हम हिंदी में कहते हैं ईसवी, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी ना। देखिए जो बीसी है ना, बीसी बैकवर्ड चलेगा, उल्टा चलेगा। जैसे 2024 खत्म होगा तो 2025 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2023। फिर 2023 के बाद क्या आएगा? 2022। लेकिन जो हमारा ईस्वी है ना, ये सीधे चलता है। 2024 के बाद 2025, 2025 के बाद 2026। देखिए ना यहाँ, देखिए 544 से 492 उल्टा चल रहा है ना। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। तो देखो अब ये 544 से सीधे एक पे आया होगा तो 500 साल तो ये हो गए, 500 साल ये हो गए, 550 साल। और 2000 इधर हम लोग आ चुके हैं ईस्वी में, तो लगभग आज के 2500 साल पहले भी दहेज चलता था ना। आज के 2500 साल पहले भी दहेज चलता था। तो फर्जी इसमें कोई आप लोग परेशान ना हो ना। ठीक, तो बीसी और एडी में अंतर समझ में आ गया ना। बीसी जो होता है वो बैकवर्ड चलता है, एडी जो होता है वो फॉरवर्ड चलता है। अगले पॉइंट राइट करिए। देखिए बिंबिसार की पहली पत्नी, बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कौशलराज की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कौशलराज की ना। और इनके भाई का नाम प्रसेनजीत था, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है ना। देखिए महाकोसला से इसने जब पहली शादी की थी ना, तो जानते हो इसने दहेज में क्या लिया था? दहेज में इसको क्या मिला था? काशी मिली थी। और उस समय इसका जो वार्षिक मतलब जो चार्ज मिलता था काशी का, 1 लाख मिलता था। सोचो आज के 2500 साल पहले अगर वार्षिक इनकम 1 लाख रही हो, तो आज का वो कितनी रही होगी वो रकम? अगर आज के 2500 साल पहले अगर सालाना काशी से 1 लाख की इनकम होती थी, तो वर्तमान समय में तो वो अरबों खरबों में होगी ना। तो समझ लीजिए कि कितना इसको कौन से तरीका अपनाया था। बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? महाकोसला। इसके पिता का क्या नाम था? कौशलराज। इसके भाई का नाम प्रसेनजीत था, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। और जब महाकोसला से शादी किया था तो इसको दहेज में क्या मिला था? काशी। और काशी की उस समय सालाना इनकम कितनी होती थी? 1 लाख वार्षिक। कितनी होती थी? 1 लाख। अगला पॉइंट राइट करिए। देखिए बिंबिसार की दूसरी पत्नी, पहली कौन हो गई? महाकोसला। देखिए बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली, जिसको लिच्छवी कहते हैं ना, वैशाली ब्रैकेट में लिख लेना लिच्छवी। लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री, लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री, लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री हो गया। राजकुमारी चेल्लना, राजकुमारी चेल्लना, राजकुमारी चेल्लना थी, राजकुमारी चेल्लना थी। अभी हम लोग यहां कुछ पढ़े थे क्या, कि जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार ने क्या किया था? अंगराज के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त को हराया था ना। और ब्रह्मदत्त को हराकर किसको शासक बनाया था? अजातशत्रु ना। तो हमने बताया था ये इसका पुत्र था ना। तो अजातशत्रु जो है वो किसका पुत्र है? किस पत्नी से जन्म हुआ उसका? चेल्लना से। किससे हुआ है? चेल्लना से ना। यहां पढ़ चुके हैं ना, अंगराज बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक बनाया था ना। तो चेल्लना की मम्मी कौन है? सॉरी, अजातशत्रु की मम्मी कौन है? चेल्लना ना।
जो कि महाकोशला थी, महाकोशला से अजातशत्रु का जन्म नहीं हुआ था। चाहे राइट कर लीजिए जानकारी के लिए कि चिल्लना का पुत्र अजातशत्रु था। अच्छा, क्या आज के समय में भी एक पुरुष कोई शादी कर सकता है? क्या पॉसिबल है? अपनी अपनी राय व्यक्त करिए। तो पहले के लोग क्यों कर लेते थे, ऐसा क्या था भैया? अच्छा अच्छा, युद्ध के अनुसार। हाँ, होता तो था। ठीक, अगली लाइन से हम लोग पढ़ते हैं। लिखिए, बिंबिसार की तीसरी पत्नी, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, छेना ना लिख दो ना, क्षेमा लिखे हो मां से मछली, मैं लिख दू छेना, पंजाब की छेना थी तो कह दू छेना बिंबिसार लाए हमें सबके शादी में। तीसरी पत्नी कौन थी? क्षेमा। भोजपुरी मूवी देखे भाई? भोजपुरी मूवी में एक हीरोइन पहले बहुत प्रचलित रहे, कौन है? बताए अपने फेवरेट ना बताओ। आम्रपाली ना। तो इनकी जो चौथी पत्नी है उनका क्या नाम है? आम्रपाली। ये आम्रपाली नहीं, आज की 2500 साल पहले वाली आम्रपाली। तो लिखिए, बिंबिसार की चौथी पत्नी, बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, आम्रपाली थी, आम्रपाली थी। हो गया? अच्छा, चिल्लना इनकी कौन सी पत्नी थी? दूसरी ना। अच्छा, क्या लोग पत्नी के इशारों पे चलते हैं? आज के समय में चलते कि नहीं चलते? क्या उनका कहना मानते हैं? मानते हैं? ठीक। तो पहले भी मानते थे, आज ही नहीं मानते ना। बिंबिसार अपनी पत्नी चिल्लना के कहने से कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन। अभी हमने वहां गलती से बता दिया था ना पहले, जैन। लेकिन इसने ये सबसे पहले जो बिंबिसार था ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध। लेकिन जो इसकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी कौन थी? चिल्लना। चिल्लना के कहने पर इसने कौन सा धर्म अपना लिया है? तो राइट कर लीजिए, चिल्लना के कहने से या अपनी पत्नी के कहने से। अब लेकिन पत्नी कहीं है तो याद रखो कौन है पत्नी के कहे से। हो गया? देखिए, यहां पर अभी हम लोग एक बात पढ़ चुके थे कि जो महात्मा बुद्ध थे, तो पिछला पॉइंट पढ़े थे, जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक कौन थे? चंद्र प्रदोत ना। देखिए, जो चंद्र प्रदोत है ना, कहानी सुन लीजिए, राइट नहीं करना। जो चंद्र प्रदोत है ये एक असाध्य रोग से पीड़ित हैं, मतलब जो आज के समय में लाइलाज कह सको, लाइलाज बीमारी से ना। तो बिंबिसार क्या करता है? अपना राजवैद्य भेजता है, और अपने राजवैद्य को जब भेजता है तो ये जो है बीमारी से क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। कौन? चंद्र प्रदोत। जब ये बीमारी से सही हो जाते हैं तो ये क्या करता है कि उनके मतलब आपस में कह सकते हो, या उनके नजदीक जाकर या उनके दिल में अपना एक वर्चस्व बनाकर ये क्या करता है? इनके राज को हथिया लेता है और इनके अगल बगल के राज को भी क्या कर लेता है? हथिया लेता है। तो देखो, चार प्रांत तो इधर पा चुका शादी में, 2 यहां से पा जाता है। तो बताइए कि सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? मगध हुआ ना। और फिर हमने क्या बताया था? देखो, पहले के समय में क्या होता था? दुर्ग क्या काम करता था? राजा लोग दुर्ग में रहते थे ना। दुर्ग क्या काम करता था कि मान लीजिए अगर कहीं बाहरी आक्रमण हुआ तो आप अपनी प्रजा समेत वहां पर अपने लोगों की रक्षा कर सको ना, अभेद बनता था। तो जो मगध है, मगध के इस तरफ कौन सी नदी है? सोन नदी है। इस तरफ कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इस तरफ क्या है?
फाल्गु नदी है, इधर क्या है, विंध्याचल पर्वत है। तो बताइए क्या मगध में आक्रमण करना आसान बात है? नहीं आसान बात ना, आसान बात नहीं है। चूंकि आप अगर दुश्मन आएगा तो पहले वो नदियों को पार करेगा, और नदियों को पार करेगा तो AK-47 तो रही नहीं, तो भाई रही है, AK-47 नहीं रही ना। तो जो अस्त्र उनके जो सब आयुध वगैरह रहते थे, जो बम वगैरह रहते थे, जो भी चीजें रहती रहेंगी, तो नदियों में वो उतना ना तो ला पाएंगे और ना ही वहां पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मगध का विस्तार ज्यादा बेहतर हो गया। बात समझ में कि नहीं समझ में? अगला पॉइंट राइट करिए। देखिए बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध से जीतता गया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध से जीतता गया, किंतु ये एक जगह असफल रहता है, किंतु वैशाली को नहीं जीत सका। हो गया ठीक। देखिए ये शासक कब बना है, शासक कब बना है, बिंबिसार शासक कब बना है, 544 BC में ना। अब ये BC है ना, तो BC बैकवर्ड चलेगा ना। ये कब तक शासक रहता है, 492। देखिए 492 में क्या होता है, इसका जो पुत्र है, देखिए अब जाहिर सी बात है कि इतिहास उन्हीं लोगों का नाम लेता है जिनसे कोई ना कोई एक घटना घटित हुई, चाहे वो बेहतर घटना, अच्छी घटना रही हो, चाहे अप्रिय घटना रही हो ना। तो यहां पर जो चेलना थी, चेलना का पुत्र कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है हिंदी में, सर जी बताए होंगे, जिसे अच्छा जिसे जीता ना जा सके, ठीक। बताओ भाई, तो ठीक जो भी रहा हो। तो होता क्या है, बिंबिसार का जो पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजात शत्रु ना। अजात शत्रु क्या करता है, 492 BC में अपने पिता की खुद हत्या कर देता है। हाँ, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो ना। तो अगला पॉइंट क्या राइट करेंगे, 492 BC में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। सबसे ज्यादा हत्या कहां देखने को मिलता है, ज्यादा लोग हत्या कहां करते हैं, आ? मुगल काल में ना। सबसे ज्यादा मारामारी कहां देखने को मिलती है, मुगल काल में। इतना अन्य कालों में नहीं है ना जितना मुगल काल में था। अरे अपने अब्बा की, अपने पिता की, अपने जनक की, अपने तात की, फादर की, पप्पा की, जो भी कह सकते हो, बिंबिसार की। कब किया था, 492 में। और ये राजा कब बना था, गद्दी पर कब बैठा था, 544 BC में। तो गद्दी पर बैठेगा कौन, अजात शत्रु ना। तो बिंबिसार का काम होता है खत्म ना। अब बिंबिसार के बाद शासन कौन करेगा, अजात शत्रु। कब से बनेगा, गद्दी पर कब बैठेगा, जाहिर सी बात 492। तो लिखिए 492 BC से 460 BC। तो चाहे BC लिखो चाहे ईसा पूर्व लिखो ना। देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले, वो घटना फिर बताया जाएगा कभी, वहां से फिर ईस्वी चलता है ना। हाँ, तो इसीलिए बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय BC कहलाता था ना, ईसा पूर्व कहलाता था। और उनके जन्म के बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है, AD कहलाता है, एनो डोमिनी या ईस्वी उसको कहते हैं ना। तो राइट करिए। लिखिए अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अच्छा, इसको अजात शत्रु को और क्या कहेंगे बताइए, कहानी से क्या समझ में आया। हाँ, इसको क्या कहेंगे, लिखिए ये एक पितृहंता शासक है। पितृहंता का मतलब समझते हो, पिता की हत्या किया था ना। लिख लीजिए ये पितृहंता शासक है। कैसा शासक है, पितृहंता शासक है।
हो गया। अच्छा बताइए, बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? महाकोसला। महाकोसला ना। अभी हमने बताया था महाकोसला के भाई कौन थे? प्रसेनजीत। जिक्र किया था ना, क्या नाम था? प्रसेनजीत। अच्छा ये बताइए, प्रसेनजीत अजातशत्रु के कौन है? मामा ना। कौन है? मामा। और अपने मामा की लड़की से प्यार करेगा ना। किससे प्यार करेगा? मामा। अरे है तो मम्मी के भाई, भाई सौतेली मम्मी या मम्मी, तो ये मामा हुए ना प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की लड़की से प्यार करेगा। राइट करिए, लिखिए ये है अपने मामा, अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री, उनका नाम क्या था? वजीरा। क्या नाम था? वजीरा। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से लव लिखियो कि प्यार लिखियो कि प्रेम लिखियो? पर्यायवाची हैं ये सब ना, है पर्यायवाची। आए भैया, वजीरा से क्या करता था? प्रेम करता था। अच्छा, लव का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, कोई बता सकता? बताने वालों को नगद इनाम दिया जाएगा। कोई बता सकता? सुजीत, ट्राई करते हैं। और कोई? देखिए, लॉस ऑफ मनी, क्या सही हो? एग्री हो इससे सब लोग? रुपया पैसा की बर्बादी, आउट ऑफ माइंड। हाँ नहीं, वेस्ट नहीं, वैली ऑफ टीयर्स ना। और इसे एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन ये चाइनीज प्यार की परिभाषा ना है, या पतंजलि वाले ने गाए, शुद्ध देसी ना। और नहीं तो तुम्हारे ना वैली निकली है, ना टीयर्स निकली है, ना माइंड आउट रही। और जब सामने आई है तो आउट हो जाए, ना रही है तो फिर ना आउट हुई ना। तो लॉस ऑफ मनी, आउट ऑफ माइंड, वैली ऑफ टीयर्स, एंड ऑफ द लाइफ। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसने सुरक्षा की दृष्टि से, इसने सुरक्षा की दृष्टि से, किसने? अजात शत्रु ने ना। देखिए, इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की, राजगीर की किलाबंदी कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी कर दी। अच्छा, इसके समय और सबसे प्रिय घटना क्या हुई थी? इसके समय की सबसे फेमस घटना क्या हुई थी? दो घटनाएं हुई थी क्या, जब बौद्ध धर्म तुम लोगों को पढ़ाए होंगे। इसी के समय महात्मा बुद्ध की, किसकी? महात्मा बुद्ध क्या होगा? इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। और इन्हीं के समय, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होगी। लिखाए थे ना, पहली बौद्ध संगीत होगी। देखिए, बौद्ध संगीत का मतलब क्या होता था? सम्मेलन कह सकते हो, बैठक कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो ना। तो जब महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु होती है, उसके बाद चार बौद्ध संगीतियां होती हैं, बौद्धों का सम्मेलन होता है। जिस प्रकार कह सकते हो कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है ये विश्व स्तर पर व्यापक था, लेकिन जैन धर्म ये पूरा विश्व में व्यापक नहीं था। तो दूर दूर से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते थे, वो आते थे और अपने विचार विमर्श करते थे। उसको हम क्या कहते थे? बौद्ध संगीत। क्या कहते थे? बौद्ध संगीत। तो किसके शासनकाल में बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी? अजातशत्रु के। और जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध संघ था, जिसके जो महान व्यक्ति हुए थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ये क्या कहलाए थे? महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। पुत्र का क्या नाम था? राहुल ना। तो राइट, राइट कर लीजिए। लिखिए, इनके शासनकाल के समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु, इनके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु एवं प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु एवं प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है।
देखिए इसके दो पुत्र हैं, कितने हैं? दो पुत्र हैं। दो पुत्र में एक पुत्र का क्या नाम है? उदयभद्र, और दूसरे का उदयन। दूसरे का क्या नाम है? उदयन। इन्होंने क्या किया था? अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता की हत्या की थी ना। तो सेम स्टोरी यहां पर भी होती, टिट फॉर टैट। उदयन क्या करेगा? अजातशत्रु की क्या कर देगा? हत्या कर देगा ना। जब हत्या कर देगा तो क्या बताओ, अपने भाई को गद्दी पर बैठने देगा? कदाप नहीं बैठने देगा ना। आएंगे तो इनसे भी निपट लेगा। अगर जीतेगा तो ठीक है, हार जाएगा तो कोई बात ही नहीं। तो राइट कर लीजिए, अजातशत्रु के दो पुत्र थे। अजातशत्रु के दो पुत्र थे, कौन कौन? उदयभद्र एवं उदयन। अजातशत्रु के दो पुत्र थे, उदयभद्र एवं उदयन। उदयन हो गया, कमर के लिख लीजिए। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो द्वितीय पितृहंता शासक हर्यक वंश का माना जाएगा ना, क्योंकि पहला कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। इसने किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की, जो कि संस्थापक थे ना। कब से कब तक गद्दी पर बैठे थे? 544 से 492, और ये 492 से कब तक गद्दी पर रहता है? 460। और जो अगला शासक है वो 460 से 444 BC तक बनेगा। इसके आगे की जो क्लास है उसको पढ़ेंगे कल। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।